Hello everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic Folks. So to become eligible to write mains, we already know कि GS के साथ साथ हमें CSAT भी क्वालिफाई करना है, जिसके लिए हमें 66.66 मार्क्स चाहिए या प्रिसाइसली एग्जाम में मिनिमम 27 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस नेट करेक्ट चाहिए. So far this seems easy. बट नाउ कुछ सेकंड्स के लिए खुद को इमेजिन करो एग्जाम डे पर दैट यू आर ऑलरेडी वेरी टायर्ड आफ्टर गिविंग द जीएस पेपर एंड ऐसे में सीसैट का पेपर स्टार्ट हो गया है. यू हैव 2 hours फॉर 80 क्वेश्चंस एंड नाउ मान लो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे पैसेजेस हमें मिल गए जहां अपन ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, फंस रहे हैं. हम फर्स्ट पैसेज पढ़ रहे हैं, आंसर नहीं निकल रहा है. हम दूसरे पैसेज पे गए, दूसरे में भी सेम चीज हुई. हमने तीसरा पैसेज भी ट्राई किया, उसमें भी देन सेम चीज रिपीट हुई. इन शॉर्ट शुरू के ही 5 से 6 क्वेश्चंस को हम आंसर नहीं कर पाए डिस्पाइट वेस्टिंग 15 मिनट्स ऑन दोज क्वेश्चंस. अब हमारे पास ना दिमाग में 2 चीजें दौड़ेंगी. पहला ये कि यार 5 मिनट और लगा लेते हैं इन क्वेश्चंस पे, क्या पता हम अच्छे से आंसर को मार्क कर सके ओएमआर में. हमने 15 मिनट तो ऑलरेडी वेस्ट कर दिए इस पे. या फिर दिमाग ये कहेगा कि अभी इन तीनों पैसेजेस के क्वेश्चंस को छोड़ो, हम फ्रेश माइंडसेट से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इन दोनों ही केसेस में ना प्रॉब्लम ये है कि बचा हुआ पेपर हम रैशनल माइंडसेट से सॉल्व ही नहीं कर सकते बिकॉज हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमें ये टेंशन रहेगी हमारे 15 से 20 मिनट वेस्ट हो गए, फालतू में चले गए. एंड इस सिचुएशन में पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू सी द एंटायर 80 क्वेश्चंस एंड फिर एग्जाम के बाद लास्ट में पता चलता है कि यार ये जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस थे ये आसान से थे, इसको हम कर लेते तो बात बन जाती, कहां हम स्टार्टिंग में फंस के रह गए. एंड ये जो फंसने वाली सिचुएशन है ना पैसेजेस की, ये हमारे साथ स्टार्टिंग ऑफ द पेपर में भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है. सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस को बिना किसी स्किल के, बिना ज्यादा फालतू का दिमाग लगाए, बिल्कुल बेसिक तरीके से कैसे कम टाइम में एग्जाम के अंडर प्रेशर में होने के बाद भी सही सॉल्व किया जा सकता है. How you can exactly test yourself and increase your accuracy by more than 90% in these reading comprehension questions, and we will also discuss at the last कि पूरे CSAT को including maths, reasoning and comprehension part हम कैसे एग्जाम में अप्रोच कर सकते हैं for the best optimum results. इन शॉर्ट आपका जो भी फियर है सीसैट को लेकर, आई विल मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो वो खत्म हो जाए, एज आई विल बी शेयरिंग माई ओन वेरी सिंपल बेसिक अप्रोच विद डिमॉन्स्ट्रेशन जिसे मैंने एंड मेरे पेयर्स ने फॉलो किया है. एंड वी ऑल हैव सेल्ड थ्रू सीसैट विद 100+ मार्क्स इंश्योरिंग आवर चांस टू राइट मेंस. बट आगे बढ़ने से पहले आई रिसीव्ड मेनी क्वेरीज, मेनी डाउट्स कि अगर अभी तक हमने एक भी सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा है तो अब हम इन्हें कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, प्लस हमें इसके सॉल्यूशंस इस तरीके से मिले जो हमें एक बार में पढ़ने पर काफी हेल्प करे, ध्यान रह जाए, हम आसानी से रिटेन कर पाए. So keeping this in mind, I will recommend today McGraw-Hill Edge UPSC CSE PYQ course. इसमें लास्ट 30 years के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड दैट टू सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज और ईयर वाइज भी, सो दैट आप कंफर्टेबली अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन PYQs को प्रैक्टिस कर सको. एंड नॉट ओनली दिस कोर्स ऑल्सो हैज टॉपिक वाइज लर्निंग मॉड्यूल्स विद कंसेप्चुअल नोट्स ऑन ईच एंड एवरी सब टॉपिक अंडर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑन विच UPSC ever framed questions on. So this will help you to not only clear your doubts but also build conceptual clarity so that आपको ना घंटों PYQs की statements and options को search ना करना पड़े. You can buy this course using my code TBFPYQ for discount. Link और code description में mentioned है. So join in and witness the difference in your preparation. सो नाउ यू कैन सी ये लास्ट 10 years का कंप्लीट सीसैट का एनालिसिस है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दैट ऑन एन एवरेज यूपीएससी ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 28 क्वेश्चंस पूछे हैं लास्ट 10 years में, विच इज एक्जैक्टली 70 मार्क्स. एंड हम इस 70 मार्क्स को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं पेपर में, चाहे हम कॉम्प्रिहेंशन में कितने ही बुरे क्यों ना हो एंड मैथ्स में कितने ही धुरंधर ही क्यों ना हो. एंड इसके एग्जाम्पल आपको 2023 का जब सीसैट का पेपर आप देखोगे आपको अपने आप पता भी चल जाएगा, ठीक है. लेकिन किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए ना कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ. एंड डोंट वरी, इन्हें हम 2023 एंड 2024 के कुछ 4-5 पैसेजेस में अप्लाई करके भी देखेंगे सो दैट आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहे हर चीज के रिगार्डिंग व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है. एंड यस, इसी के साथ आपको क्या करना है, 2025 के सीसैट पैसेजेस लो और वीडियो देखते हुए मेरी ट्रिक्स के साथ खुद सॉल्व करो. फिर ऑनेस्टली चेक करो कितने क्वेश्चंस सही हुए और कितने गलत. कमेंट्स में जरूर अपना रियल स्कोर बताना और एंड तक वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है एग्जाम हॉल में पूरा सीसैट पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और वही अप्रोच आपको बिना एक्स्ट्रा मेहनत के 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिला ले जाएगी एग्जाम में, सिर्फ ट्रैप्स अवॉइड करके.
ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है कि कभी भी आपको पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, पैसेज नहीं, सबसे पहले उसके क्वेश्चन को पूरा अच्छे से विद ऑप्शंस एंड विद स्टेटमेंट्स पढ़ लो। क्वेश्चन में ये देखो कि एग्जैक्टली पूछा कौन सा कीवर्ड है, एजम्पशन है, इन्फ्रेंस है, क्रक्स है, बिकॉज आगे हम देखेंगे कि इन्हें एग्जैक्टली कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरीके के कीवर्ड्स को। इसके बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, इससे फायदा क्या होगा ना कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जब हम पैसेज पढ़ेंगे ना, तो हमारा माइंड अपने आप स्कैन करेगा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। एंड ऑल्सो जब हम पैसेज पढ़े तो ध्यान रखो उसको बहुत आराम से स्लोली नहीं पढ़ना है, थोड़ा स्पीड में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है हम अभी आगे देखेंगे। एंड साथ के साथ हाईलाइट करना है कनेक्टिंग वर्ड्स को, लाइक हाउएवर, बिकॉज, अनलेस एंड ड्यू टू, बिकॉज इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं कि एग्जैक्ट बात जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है while answering the questions। एंड ऑल्सो जो भी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगती है उसको सीधे सीधे अंडरलाइन करना है। एक और चीज जो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो अभी से कि दैट यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज। चाहे जीएसके में कितने ही नॉलेज हो, पैसेजेस आपके इकोनॉमी के इन्फ्लेशन पर हो या एनवायरमेंट के क्लाइमेट चेंज पे हो, हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जितना पैसेज में इन्फॉर्मेशन दिया है उसी बेसिस पे हमें आंसर करना है। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखो कि जो भी इलॉजिकल ऑप्शंस या एब्सर्ड स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं इनको सीधे सीधे एलिमिनेट कर दो, बिकॉज इस तरीके के ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स दे डोंट मेक एनी सेंस। यूजुअली क्या होता है ना कि आपको पैसेज के 180 डिग्री ऑपोजिट ऑप्शन दे दिया जाता है, ABCD में से एक ऑप्शन रहेगा एंड आप खुद ही दिमाग लगा करके सोचो वो तो आंसर नहीं हो सकता है ना, तो उसको सीधे सीधे एलिमिनेट करो। रादर लुक फॉर द लॉजिकल प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस। ठीक है। इसके साथ एक और चीज ध्यान रखो कि जो भी ऐसे ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स हैं जहां पे एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज किया है, लाइक कैन नॉट, इमीडिएटली, ओनली, नन, एटसेट्रा, इनको एलिमिनेट कर दो, बिकॉज जनरली इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग होती है। लेकिन हाँ, ये चीज हमेशा एग्जैक्टली ट्रू नहीं होती है, आप यही दिमाग में सोचोगे। तो लेट मी टेल यू, इसके लिए आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ और सिर्फ PYQs ही प्रैक्टिस करने को मैं बोल रही हूँ और कुछ नहीं, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि यार ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स है जहां पे ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इनको एलिमिनेट करना है, कहां पे नहीं करना है। ये अभी हम आगे पैसेज में भी करके देखेंगे। ठीक है। एंड रादर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक फॉर द पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट्स जहां पे कैन, मे या कुड बी मेंशन्ड हो, बिकॉज यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, एक चांस है कि हाँ ऐसा हो सकता है। यूजुअली इस तरीके के स्टेटमेंट सही रहते हैं। एंड सपोज करो आंसर करते टाइम आप दो ऑप्शंस पे फंस रहे हो कि इसका आंसर ए है या बी है, तो हमेशा ध्यान रखो ऐसी स्टेटमेंट को चूज करो, ऐसे ऑप्शन को चूज करो जो होलसम हो, जो एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कवर करता हो। एंड सपोज करो लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप बताना चाहूंगी कि पैसेज पढ़ते टाइम या क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपको डाउट हो रहा है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे जाके उसे हिंदी में पढ़ लो एक बारी। हिंदी में पढ़ने के बाद आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। सो नाउ सीसैट में सारे पैसेजेस के क्वेश्चंस ना सिर्फ कुछ कीवर्ड्स पर ही बेस्ड होते हैं, विच आर असम्पशन, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन, क्रक्स और द सेंट्रल आइडिया, मैसेज एंड इम्प्लीकेशन। तो चलो एक एक करके इन्हें अच्छे से समझते हैं एंड इसके साथ साथ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते चलेंगे। ठीक है। फर्स्ट इज assumption। assumption का मतलब क्या है? That something you accept and believe to be true without any doubt or evidence। आपको किसी बात के लिए ना कोई एविडेंस चाहिए, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, ना आपको कोई शक है उस बात पे, आपको बस पता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। एंड देन वी मेक एन ओपिनियन ऑन दैट स्टेटमेंट। इसी तरीके से ऑथर पैसेज में क्या करता है, ऑथर ने जो पैसेज लिखा है वो भी किसी एक स्टेटमेंट पर बेस्ड लिखा है, एज्यूम करके लिखा है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि assumption जो है ना वो हमेशा इट इज always unstated and a hidden idea जो यूज किया गया है by the author to give his argument or the point of view in the passage। तो ये हमेशा अनस्टेटेड रहता है, ये कभी भी डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है पैसेज में। इसी वजह से ये कंप्लीटली एक नई चीज होती है। सपोज करो आप पैसेज पढ़ोगे ना एंड उसके बाद जब आप ऑप्शंस देखोगे, आपसे assumption पूछा है कि इनमें से कौन सा assumption है, तो वो बिल्कुल अलग चीज होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें 3 ऑप्शंस ऐसे दे दिए हैं जो सीधे सीधे पैसेज में मेंशन हो रहे हैं, आपको लगे कि वो assumption है। वो assumption नहीं है, assumption हमेशा हिडन है, assumption पैसेज में बिल्कुल दिया ही नहीं होगा। बिकॉज एक कंडीशन आपको लेकिन ऐसी मिल जाएगी कि जैसे आप उस कंडीशन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार पैसेज सेंस बना रहा है, इस पर बेस्ड ही शायद ये पैसेज लिखा है ऑथर ने, तो उसे assumption कहते हैं। इसका मतलब ध्यान रखो, assumption हमेशा पैसेज के पहले आता है, बाद में नहीं। अगर एक सिंपल सी मैं लाइन बोलूं, assumption पर बेस्ड ऑथर ने पैसेज लिखा है एंड उस पैसेज पर बेस्ड हम डिराइव करते हैं कि क्या इन्फ्रेंस या यानी कि क्या कंक्लूजन है, क्या कंक्लूड करना चाह रहा है ऑथर। ठीक है। तो कभी भी assumption को हम पैसेज से डिराइव नहीं करेंगे, बल्कि पैसेज को हम assumption से डिराइव करेंगे। ये फर्क समझते हुए चलो। और हमेशा ध्यान रखो कि जो assumption है ना, ये हमेशा आपके पैसेज के कंक्लूजन को सपोर्ट ही करेगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक छोटा सा लाइन का पैसेज लेते हैं। मान लो आपको पैसेज दे दिया है सिर्फ इतना ही, दैट वेदर इज नॉट गुड आउटसाइड, एंड आपको कई सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये देखने को मिलता है दैट सौम्या इज वॉकिंग विद एन अम्ब्रेला। ठीक है, सौम्या इज वॉकिंग विद एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला की जरूरत क्यों पड़ेगी यार मुझे, खुद सोचो ना, क्योंकि कुछ तो वेदर खराब होगा बाहर, इसलिए तो मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगी ना, या तो बहुत ज्यादा तेज धूप होगी या बारिश हो रही होगी। तो इसका मतलब सौम्या इज वॉकिंग विद एन अम्ब्रेला, ये एक एजम्पशन है ना, ये ऑथर ने एज्यूम किया, तभी तो उसने ये पैसेज लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा, वेदर इज नॉट गुड आउटसाइड। तो अब समझ में आ रहा है कि एजम्पशन क्या है। ठीक है, सो नाउ अब नेक्स्ट समझते हैं कि इन्फरेंस क्या होता है। तो देखो, इट इज द कंक्लूजन और द इंटरप्रिटेशन दैट इज बेस्ड ऑन सम एविडेंस। अब ये एविडेंस है क्या, आपका पैसेज ही तो एविडेंस है। सिंपल सा मतलब ये है दैट इन्फ्रेंस इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, डिटेल्स और द कॉन्टेक्स्ट गिवन इन द पैसेज। इसका क्या मतलब हुआ कि इन्फ्रेंस या कंक्लूजन आपका हमेशा पैसेज के बाद आएगा। आप ऐसे ही पहले ही थोड़ी हवा में इन्फ्रेंस या कंक्लूजन निकाल लोगे। जब आपको पैसेज दिया गया है, जब आप उसको पढ़ोगे तभी तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा, एंड मतलब समझने के बाद आप उसे कंक्लूड करोगे, समराइज करोगे किसी एक लाइन में। एंड हमेशा ध्यान रखो कि अजम्पशन तो कभी भी डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है पैसेज में, लेकिन इन्फ्रेंस इट कैन बी और इट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेंशन इन द पैसेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हम एक ही स्टेटमेंट से अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस का मतलब और अच्छे से समझ लेंगे। Everyone who watches this video will be more informed about the CSAT comprehension tricks. राहुल watched this video. ये सिंपल सा 2 लाइन का आपका पैसेज है जो ऑथर ने आपको दिया है। एक बारी और पढ़ो। Everyone who watches this video will be more informed about the CSAT comprehension tricks. राहुल watched this video. अब यहाँ पे assumption क्या हुआ? राहुल never misses Think Basic Folks videos. राहुल कभी भी थिंक बेसिक फोक्स की वीडियो मिस नहीं करता। अभी टोटली बिल्कुल न्यू थिंग है ना ये, यहाँ पे इस स्टेटमेंट, इस 2 लाइन के पैसेज में तो मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं दैट राहुल नेवर मिसेस थिंक बेसिक फोक्स वीडियोस, तो क्या उससे हम ये स्टेटमेंट प्रूफ कर पा रहे हैं जो पैसेज लिखा है वो शायद सेंस बना रहा है कि हाँ राहुल थिंक बेसिक फोक्स की एक भी वीडियो मिस नहीं करता है। अब आगे पढ़ो, दोबारा से लाइन पढ़ो। एवरीवन हु वॉचेस दिस वीडियो विल बी मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट सीसैट कॉम्प्रिहेंशन ट्रिक्स। राहुल वॉच्ड दिस वीडियो। इसका मतलब ठीक है, राहुल तो थिंक बेसिक फोक्स की कोई वीडियो मिस ही नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई राहुल वॉच दिस वीडियो। assumption इज करेक्ट। अब इन्फ्रेंस समझो। इन्फ्रेंस देखो यहाँ पे क्या होगा, राहुल इज मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट सीसैट कॉम्प्रिहेंशन ट्रिक्स। अब वापस से ये लाइन पढ़ो। एवरीवन जो ये वीडियो देखेंगे उन्हें सीसैट कॉम्प्रिहेंशन ट्रिक्स का पता होगा। राहुल ने ये वीडियो देखी है, इसलिए राहुल इज मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट सीसैट कॉम्प्रिहेंशन ट्रिक्स। दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द इन्फ्रेंस। अब आई होप आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि assumption और इन्फ्रेंस में क्या फर्क है, सिर्फ इसे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस 2024 का इन्फ्रेंस एंड assumption वाला पैसेज विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। सो द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले क्वेश्चंस और उसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्फ्रेंस पूछा हुआ है कि क्या इन्फ्रेंस होगा। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट, एक्सट्रीम वर्ड, bring down the inflation without budgetary backing. बिना बजटरी बैकिंग के सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज डिपेंड्स ऑन द फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट पढ़ ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यहाँ पे assumption पूछा है कि क्या assumption होगा। दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर सोली, extreme word, responsible for the higher prices. And second statement is, higher prices do not affect the long term government bonds. तो अभी 4 स्टेटमेंट्स हमने टोटल पढ़ ली हैं 2 क्वेश्चंस के लिए। अब फटाफट पैसेज पढ़ेंगे। देखो, as inflation rises, even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help households. Higher interest rates announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity because, connecting word, to maintain stable debts while paying more to borrow, government must cut spending or raise taxes. Without fiscal backup, monetary policy eventually lose traction. ये थोड़ा important sentence लग रहा है यार। ठीक है, बिकॉज हमने क्वेश्चन में इसी रिलेटेड कुछ पढ़ा था। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान आ रहा है, तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे माइंड ने स्कैन कर लिया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी नॉट डिसइन्फ्लेशनरी बिकॉज, अगेन कनेक्टिंग वर्ड, दे सिंपली लीड गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूरिंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेस बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डेफिसिट्स। ठीक है,
अब वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सीधे पूछा है कि लॉजिकल इन्फ्रेंस बताओ। पहला स्टेटमेंट है कि सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। ठीक है, अब वैसे तो एक कैन नॉट देखते ही हमने क्या बोला था कि एलिमिनेट कर देना, लेकिन जब आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपने ये सेंटेंस पढ़ा होगा, विदाउट फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। तो बिना फिस्कल बैकअप के मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा कामयाब नहीं होगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही है ये स्टेटमेंट कि अकेले सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को नीचे नहीं कर सकता बिना बजटरी बैकिंग के। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द फिस्कल पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन यही स्टेटमेंट आप दोबारा देखोगे अगर, तो इसी एक स्टेटमेंट से ये चीज भी इंप्लाई हो रही है, यानी कि हम दोनों ही स्टेटमेंट्स ये सही है, दोनों ही इन्फ्रेंसेस है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो वहीं पे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एजम्पशन पूछा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिस्कल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। हमने ये पूरा पैसेज पढ़ा, लेकिन हमने कहीं पे भी ये चीज नहीं लग रही, बल्कि यहाँ पे तो इंटरकनेक्शन की बात हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की। तो ये तो बिल्कुल भी एजम्पशन नहीं हुआ। ये एक तरीके से वही जो मैंने आपको बताया था कि एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ये आपका जो भी पैसेज दिया है उसके ठीक ऑपोजिट कुछ बात कर रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में कहीं से भी आपको लगता है कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद की कोई भी कनेक्शन है? नहीं, इसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके से ये यहाँ फिट नहीं बैठता, इसलिए ये भी गलत है। तो इसके एजम्पशन में नीदर वन नॉर टू, आंसर होगा डी। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इन्फ्रेंस एंड एजम्पशंस वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है। ये मैंने 2024 का ही एक पैसेज उठा करके आपको अभी समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पर, दैट इज क्रक्स और द सेंट्रल आइडिया। ये क्या होता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द सेंट्रल पॉइंट और द की आइडिया अराउंड विच एवरीथिंग इन द पैसेज रिवॉल्व्स। तो बेसिकली एक एसेंशियल पार्ट है, एक एसेंशियल आइडिया है जो पूरे पैसेज का कोर मीनिंग या सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रक्स और सेंट्रल आइडिया। अब इस पे चलिए देखते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम वही सेम टेक्निक दोबारा से अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन के हम सारे स्टेटमेंट्स एंड कीवर्ड्स को देखेंगे। तो कीवर्ड है यहाँ पे कि हमें क्रक्स बताना है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट फटाफट देख लेते हैं। पहला है, स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इंप्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। The third statement is nutritional status of the food should be improved by creating appropriate genetically modified crops. And the fourth statement is using modern food processing technologies, we must fortify the food items with required nutrient elements. ठीक है, सारे स्टेटमेंट देख लिया। ठीक है, सो नाउ चलिए अब ये पैसेज पढ़ते हैं। दैट मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद फूड दे एंजॉय बट विच इज नॉट टू हेल्दी। दिस इज लीडिंग टू कनेक्टिंग वर्ड important information, increase in non-communicable disease. This in turn leads to another connecting word, important information coming ahead, major burden on our healthcare systems that have the potential to derail the economic progress, which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about the limited access to nutritious food or the lack of affordability, leading to connecting word, important information coming, monotonous diets that do not provide the daily nutrients for them to develop fully. Part of the reason nutrition is under threat worldwide, that is our food systems are not properly responding to nutritional needs. Important information. Somewhere along that long road from farm to fork, there are serious detours taking place. Okay, तो ये हो गया पूरा पैसेज। अब क्रक्स की बात करते हैं। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा था, यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में है, पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में। क्या कहीं से भी इस पैसेज में इससे रिलेटेड कोई भी बात हुई भी है? नहीं, तो ये आंसर नहीं है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज फूड बेस्ड न्यूट्रिशन जो है हमारी पॉलिसी डिबेट का सेंटर होना चाहिए। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये क्रक्स हो सकता है, बिकॉज यही इशू है, यही सेंट्रल आइडिया है पूरे पैसेज का, इसी के रिगार्डिंग बात चल रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इंप्रूव्ड बाय क्रिएटिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स।
कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके की सोल्यूशन की बात तो हुई ही नहीं है एंड स्पेसिफिकली इसके रिगार्डिंग भी नहीं हुई है, तो ये आंसर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप ये भी लास्ट ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे भी फोर्टिफिकेशन की बात हो रही थी, ये भी एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन के बारे में बात नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। या फिर अगर हम दूसरी तरीके से भी सोचे तो ये दोनों सोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि होलसम स्टेटमेंट ही सेलेक्ट करनी है अमंग द ऑप्शंस, तो ये ज्यादा होलसम स्टेटमेंट है, बिकॉज जब आप पॉलिसी डिबेट में इसको डिस्कस करोगे तो पॉलिसी में अपने आप सभी तरीके के पॉसिबल सॉल्यूशंस डिस्कस कर लोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे, दैट इज द क्रूशियल मैसेज। ये क्या होता है? इट इज द ओवरऑल ब्रॉड आइडिया और द ब्रॉड आर्ग्यूमेंट और द ब्रॉड थीम दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे इन द पैसेज। दिस इज द मैसेज, कि मैसेज क्या देना चाह रहा है ऑथर अपने पैसेज से। तो चलिए इस पे बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं 2023 का। सो अगेन बाय फॉलोइंग द सेम रूल, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे विद इट्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ देखो, बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ओनली एक्सट्रीम वर्ड विच इज रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। Third statement is waiting to deal with carbon emissions until the technology improves is not a wise strategy. Not until. ठीक है, and the last statement is since the future technological change is uncertain, new industries should be based on renewable energy sources. तो ये चारों स्टेटमेंट पढ़ ली। अब आप एक काम करो, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस स्मॉल पैसेज। सो नाउ अब पैसेज में मैंने ये कुछ हाईलाइट किए हैं, ये तो हो गए कनेक्टिंग वर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस तरीके से सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही हाईलाइट किया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साथ में। तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट जो बिजनेसेस के बारे में था कि इन्हें पे करना होगा, पोल्यूशन के लिए बंद होना होगा, क्या इसके बारे में किसी भी तरीके से पैसेज में कोई बात की है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? नहीं, बस एक लाइन बिजनेसेस के बारे में यहाँ दी थी, लेकिन इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज द ओनली सोल्यूशन, जो कि यहाँ एक एक्सट्रीम वर्ड था, इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओनली सोल्यूशन, क्या सिर्फ यही सोल्यूशन हो सकता है? ये बहुत ही नैरो बात है। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात तो की है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा है इट कुड मेक, ऐसा नहीं लिखा है कि इट विल ओनली मेक। तो ये आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का, क्रूशियल मैसेज ये नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये सोचा जा सकता है कि शायद ये आंसर होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो हमने यही बात की है, दैट टेक्नोलॉजिकल चेंज मीन वाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे चीप और माइट नॉट, लेकिन स्टिल हमारे पास टेरिबल चॉइस ही है, दैट इज या तो हम शार्पली एमिशंस रिड्यूस करें एट अ वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट, या फिर हम सफर करते रहें। लेकिन लास्ट लाइन देखो, वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज। चाहे टेक्नोलॉजी से कुछ भी होता रहे, हम तब भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये शायद आंसर हो सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट स्टेटमेंट, जहाँ पे बात हो रही है कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज क्योंकि अनसर्टेन है, तो न्यू इंडस्ट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर ही डेवलप करना होगा। क्या इस बारे में कोई भी तरीके से बात हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? नहीं, इसके बारे में भी बात नहीं हो रही है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका सी, बिकॉज ये एक होलसम स्टेटमेंट है, इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज से भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट कीवर्ड, दैट इज इम्प्लीकेशन। की इम्प्लीकेशन क्या होता है? कई बार सीसैट में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो देखो, इट इज अ सजेशन और अ कॉन्सिक्वेंस दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द पैसेज, बट इट कैन बी इन्फर्ड और इट इज इम्प्लाइड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द पैसेज। डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, लेकिन पैसेज को पढ़ने के बाद आप सीधे सीधे बता सकते हो कि ऑथर भाई इम्प्लाई क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली। बेसिकली इट इज समथिंग सेड और विच इज सजेस्टेड इनडायरेक्टली। तो चलो इस पर भी हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं 2023 का ही। यहाँ पे भी अगेन वही सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। यहाँ पे इम्प्लाइड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे फटाफट से स्टेटमेंट सारे पढ़ो। दैट एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर for economic development, health and nutrition of only skilled work, extreme word, only skilled workers need special attention. And last is for rapid economic growth as envisaged by us, attention should be paid to health and nutrition of the people. ठीक है, तो ये हमने चार ऑप्शंस पढ़ लिए। अब यहाँ पे फटाफट हम पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज अगेन आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद से पढ़ो इस पैसेज को जल्दी से।
ठीक है। सो नाउ आई होप आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया होगा। यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको हाईलाइट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को चलो साथ में सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की थी एजुकेशन सिस्टम एंड रूरल एरियाज में इसको स्ट्रेंथन करना है। ये तो बिल्कुल भी इंप्लाई नहीं कर रहा है पैसेज, बिकॉज कहीं से भी एजुकेशन की बात नहीं हो रही। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि स्किल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। अगेन ये भी कहीं से भी नहीं हो सकता इसका आंसर, बिकॉज इसके बारे में भी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है यहाँ पे हेल्थ के बारे में कि कैसे हेल्थ जो है डिग्रेड हो रही है और उससे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ का लॉस हो रहा है। ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड स्पेशल अटेंशन। क्या सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के लिए ही स्पेशल अटेंशन देनी है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ठीक है स्किल वर्कर की बात हुई है, दैट विल बी मोर डिपेंडेंट है यहाँ पे, ओनली डिपेंडेंट नहीं है ऑन द स्किल वर्कर्स, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब लास्ट क्या है, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज अटेंशन शुड बी पेड टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। यस, दिस डज मेक सेंस। पैसेज को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की, यहाँ पे हेल्थ का इशू है जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, जिससे इकोनॉमी हैम्पर हो रही है। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है ऑथर कि भाई हेल्थ पे ध्यान दो, लोगों की न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दिस इज व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द ऑथर। सो इस तरीके से हमने सारे सीसैट के कीवर्ड्स वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही सॉल्व किए हैं। मैंने ज़्यादातर 2023 के लिए हैं क्योंकि इसके ऑफिशियल यूपीएससी का आंसर की भी आ चुका है। यू कैन चेक दीज आंसर्स विद योर ओन सेल्फ। आपने साथ में यहाँ पे सॉल्व किया है पैसेज, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिना किसी स्किल के सिर्फ बेसिक तरीके से दिमाग लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन के देखो नियर अबाउट 28 to 30 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंड आप आराम से यहाँ पे मोर देन 50 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही ला सकते हो, चाहे फिर वो कॉम्प्रिहेंशन कितना ही टफ क्यों ना हो। ठीक है। सो नाउ अगर हम बात करें दैट हाउ टू अप्रोच सीसैट इन एग्जाम, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि आपको टारगेट करना है कि हमेशा 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। एंड एक और चीज़ का ध्यान रखो, कभी भी किसी एक सेक्शन पे डिपेंड मत रहो, बिकॉज 90% एस्पिरेंट्स आर मेकिंग दिस ब्लंडर कि अगर हम मैथ्स में अच्छे हैं तो हम मैथ्स के भरोसे ही सीसैट क्लियर करेंगे, आरसी में अच्छे हैं तो आरसी के अकॉर्डिंग करेंगे, रीजनिंग में अच्छे हैं तो सिर्फ रीजनिंग करके जाएंगे, बाकी दोनों छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे सिंपल से एक बात ध्यान रखो कि किसी भी एक सेक्शन में, चाहे मैथ्स हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, रीजनिंग हो, उसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा, उसमें आप अच्छे रहो। किसी दूसरे सेक्शन में एवरेज मेंटेन रहो कि ना बहुत ज्यादा अच्छे हो ना बहुत ज्यादा बुरे हो, एंड तीसरे सेक्शन में आप बुरे हो सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आता है मैथ्स तो आप कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा डिपेंड रहो, अगेन विद रीजनिंग। एंड अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है तो फिर आप मैथ्स पे डिपेंडेंट रहो, अगेन विद रीजनिंग। दो का कॉम्बिनेशन हमेशा लेके चलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये जो थर्ड सेक्शन है जिसमें आप अच्छे नहीं हो इसको आप स्किप कर दोगे। यू डोंट हैव टू स्किप इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस कहाँ से करना है कि ये जो लास्ट के 2 मंथ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करो, कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी और बुक से करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी की जो अपनी ऑफिशियल आंसर की है उससे आंसर मैच करो और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो। इसके साथ हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कभी भी एग्जाम में ना सीधे डायरेक्ट पेपर स्टार्ट मत कर दो सॉल्व करना। कम से कम 5 मिनट लो और पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस को स्कैन करो जल्दी जल्दी विद स्पीड, एंड मार्क करो उन क्वेश्चंस को जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि इन्हें आप सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले हो। इससे क्या होगा ना, एक तो आपका टाइम सेव होगा एंड आपको पहले से पता होगा कौन से अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको स्ट्रेस कम होगा कि मैं पूरे 80 क्वेश्चंस नहीं देख पाऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा फंस रही हूँ, बिकॉज आपने जो इजी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं कि सिर्फ यही अटेम्प्ट करने हैं। टफ वाले क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, उसको पहले नहीं सॉल्व करना है। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहेगा लगातार इन दैट एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ दोज 2 आवर्स। इसके साथ एक और चीज जो आपको लास्ट में ध्यान रखनी है कि कभी भी एग्जाम में एक सेक्शन के क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व नहीं करने हैं कि हम मैथ्स में अच्छे हैं तो सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन को स्कैन करके सबसे पहले मैथ्स के सारे करेंगे, फिर हम रीजनिंग के करेंगे और फिर हम कॉम्प्रिहेंशन के करेंगे। ये टेक्निक बिल्कुल गलत है, मैं पहले ही बता रही हूँ, इसमें फंस जाओगे एंड इट विल नॉट हेल्प यू क्लियर द प्रीलिम्स। रादर इससे आपका टाइम एक तो और ज्यादा वेस्ट होगा, क्वेश्चंस को इतना ज्यादा इन डेप्थ में स्कैन करने में प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, बिकॉज अगर आप कहीं पे फंस गए ना तो आप उसी क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे, एंड उसके बाद भी अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसी सेम सेक्शन से अटेम्प्ट करोगे तो आपका माइंड भी कहीं ना कहीं टायर्ड हो जाएगा और उतना बेस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल पे वर्क नहीं करेगा, जिस वजह से आपका फियर बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से पेपर दिया हुआ है बस उसी तरीके से चलते जाओ, उसी में बस मार्क कर लो कि हाँ ये वाला कॉम्प्रिहेंशन
कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन इजी लग रहा है, छोटा पैसेज है, 2 क्वेश्चन है, ये करूंगी। इसके बाद अगर सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है तो ठीक है, ये भी इजी सा है, ये कर लूंगी। उसके बाद डायरेक्शन वाला आ गया, वो कर लूंगी। टाइम इन वर्क उसके बाद आ गया, तो ये इसमें मैं अच्छी नहीं हूँ, तो इसको मैं अभी नहीं करूंगी, इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद कैलेंडर आ गया, तो ठीक है, कैलेंडर में कंफर्टेबल है तो वो करेंगे। इस तरीके से मार्क करो, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मैथ्स वाले कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन को बाद में देखेंगे, रीजनिंग को बाद में देखेंगे, इस तरीके से नहीं करना है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीसैट को एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है फॉर प्रीलिम्स। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।